तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में। और ये वीडियो को देखने के बाद आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ये जो परीक्षा लेगा एग्जामिनर वो आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से आंसर आप लिख दीजिएगा जो यहाँ पर नोट्स में कराया गया है तो वैसे आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा और 100 में से 100 आपका साइंस में कन्फर्म हो जाएगा। यानी कि 100/100 को लॉक करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कमज़ोर से कमज़ोर और तेज से तेज छात्र दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर तरह से इसको कवर किया गया है। यानी कि अगर कमज़ोर है तो उसको अच्छे से सीख लेंगे तो तेज हो जाएंगे, और तेज हैं तो वो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे। यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी इसमें हम करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम ही है सेल, यानी कि सेल के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये सेल क्या होता है। तो देखिए सेल का सबसे पहले आपको अगर डिफिनेशन एग्जाम में लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। क्या आपने कुछ सीखा? तो नहीं, आपको कुछ नहीं पता चला होगा कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है या फंक्शनल क्या है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए सेल सबसे पहले हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि ये सेल क्या है। तो आपके घर का जो बिल्डिंग है, आपके घर जो है किस चीज़ से बना हुआ है, तो ब्रिक से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। ईंटा जुड़ कर आपका पूरा घर को तैयार करता है जहाँ आप रहते हैं। उसी तरह जो हमारा बॉडी है वो भी सेल से बना हुआ है, यानी कि सबसे जो छोटा यूनिट जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है वह सेल है। सेल जुड़ कर पूरा हमारा बॉडी को बना देता है। अब आप कहेंगे कि सेल कहाँ है, तो सब कहीं पर भी अपने शरीर में देख लीजिए, हर जगह सेल ही है, लेकिन इतना छोटा होता है कि इसको आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। सेल को देखने के लिए आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तभी आप सेल को देख सकते हैं, क्योंकि सेल का साइज बहुत ही छोटा होता है। अब देखिए इसका डेफिनेशन से समझते हैं कि इसको स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है। तो जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है? सेल डिसाइड करता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। जैसे कि हमारे घर का डिजाइन यानी कि स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है? ब्रिक यानी कि ईंटा डिसाइड करता है। उसी तरह हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो कौन डिसाइड करता है? सेल डिसाइड करता है, क्योंकि सेल से ही तो बना हुआ है हमारा पूरा शरीर। सेल जुड़ कर हमारा पूरा शरीर को बनाता है। अब बात करते हैं कि इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है। तो देखिए हमारे जितना भी फंक्शन है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सारा जो फंक्शन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कहाँ होता है? तो सेल के अंदर होता है। अब मान लीजिए कि सेल फंक्शन करना बंद कर दे, जो हमारा सेल है वो फंक्शन करना बंद कर दे, तो सेल अगर ग्रो नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, 1 से 2 सेल नहीं बनेगा, तो हमारा बॉडी का ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, हाइट ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सेल अगर डिवीजन ही नहीं करेगा तो हम कैसे ग्रो करेंगे। यानी कि अगर हमारा बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन करना है तो हमारा सेल का फंक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। यानी समझ गए कि स्ट्रक्चरल इसलिए कहें क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि जितना भी फंक्शन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कहाँ होता है? तो सेल के अंदर होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। तो नाम में ही आ रहा है यूनी का मतलब होता है 1, यानी एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। लेकिन आप डेफिनेशन कैसे एग्जाम में लिखिएगा, तो इस तरह से लिखिएगा, ऑर्गेनिज्म कंजिस्ट ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी वे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन लिखना है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, यानी एक से ज़्यादा। तो देखिए मल्टी क्या सेलुलर क्या हो जाएगा? यानी एक सेल से ज़्यादा सेल से बना ऑर्गेनिज्म। अब लेकिन डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, तो डेफिनेशन आपको इस तरह से लिखना है, ऑर्गेनिज्म कंजिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी वे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का डिफिनेशन 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन अगर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बना जो कि बहुत ही
ज़्यादा चांस रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने का। तो आपको ये वाला चीज़ पूछ देगा, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं जहाँ से टॉपर बनते हैं। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन कैसे हम कर सकते हैं यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि एन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल, यानी एक जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, या उसको रिप्रेजेंट सिंगल सेल से किया जाता है। सेकंड मल्टीसेलर में आप क्या लिखिएगा, तो इसके लेफ्ट साइड यानी कि मल्टीसेलर में आप लिखिएगा अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी मल्टीसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सेल यानी एक सेल से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखिएगा, ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। तो यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक ही सेल अपना सारा फंक्शन करता है, यानी एक ही सेल के अंदर जितना भी प्रोसेस है सारा कुछ चलता रहता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डिवीजन, रिप्रोडक्शन, सारा कुछ एक सेल के अंदर ही होता है। लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, उसमें देखिए क्या होता है, अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो एक सेल एक या एक थोड़ा ज़्यादा एक या दो फंक्शन ही कर पाता है। जैसे कि आपने देखा कि यूनिसेलर में एक सेल में ही सारा फंक्शन होता है, लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेल एक या एक दो मतलब कि बहुत कम फंक्शन कर पाता है। थर्ड पॉइंट यूनिसेलर में देखिएगा, देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यानी हर काम को अलग अलग सेल नहीं करता है, यहाँ पर एक ही सेल है तो एक ही सेल अपना सारा फंक्शन करता है। लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेयर विद इन द सेल। लेकिन जो मल्टी सेलर होते हैं उसमें सेल्स स्पेशलाइज्ड रहते हैं किसी फंक्शन के लिए, यानी हर सेल अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे कि जो हमारे हार्ट में सेल है वो ब्लड को पंप करेगा, जो हमारे ग्लैंड्स में सेल है वो हार्मोन सिक्रेट करेगा, जो हमारे पेट में यानी स्टमच में जो सेल है वो डाइजेशन का काम करेंगे। लेकिन जो यूनिसेलर होता है उसमें एक ही सेल सारा काम कर देता है, यानी कि अलग अलग सेल नहीं होते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। लेकिन जो मल्टी सेलर हैं उनमें अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे कि हार्ट सेल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, जो ग्लैंड्स में सेल है वो हार्मोन सिक्रेट करेगा। चौथा देखिए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है, तो रिप्रोडक्शन कंज्यूम अ सिंगल सेल। तो यूनिसेलर में एक ही सेल है, यही क्या करेगा, टूट कर दो सेल यानी बना लेगा, यानी कि एक सेल ही अपना रिप्रोडक्शन कर लेता है। लेकिन जो मल्टी सेलर है उसमें क्या होता है, ओनली सम सेल ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। लेकिन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होता है कि सभी सेल डिवाइड नहीं रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जो सिर्फ जर्म सेल होते हैं जैसे कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम होता है वही रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि जर्म सेल ही सिर्फ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अदर सेल जिसको हम लोग सोमेटिक सेल कहते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। यानी कि देखिए जर्म सेल को छोड़कर हमारे बॉडी में मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जर्म सेल को छोड़कर जितना भी सेल है उसको हम लोग सोमेटिक सेल कहते हैं। जैसे कि हाथ में जो सेल है, गोर में जो सेल है, कहीं पर भी सेल है, सिर्फ जर्म सेल को छोड़कर वो सोमेटिक सेल कहलाता है और वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। पांचवा देखिए, द लाइफ स्पेन ऑफ इंडिविजुअल इज शॉर्ट। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो लाइफ होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन जो मल्टी सेलर होता है उसका लाइफ स्पेन लॉन्ग होता है। जैसे कि हम लोग देखिए 100 ईयर्स भी जी जाते हैं, लेकिन कोई जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा है ये बहुत कम समय के लिए जिंदा रह सकता है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर किसी पॉइंट में भी अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये उम्मीद है कि सारा आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एक डायग्राम भी दिया हुआ है यूनिसेलर और मल्टी सेलर का। ये डायग्राम अमीबा का है जो कि एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये एक ह्यूमन का यानी कि हम लोगों का डायग्राम दिया गया है जो कि एक मल्टी सेलर होते हैं। यानी ये हमारा सिंगल सेल से बना हुआ है और ये हमारा मल्टी सेल यानी बहुत सारे सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कवरी के बारे में देखते हैं कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी क्या होता है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज सेल बायोलॉजी। तो आपको यहाँ याद रखना है कि स्टडी ऑफ सेल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल के बारे में स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को, उसी को हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं।
अब देखिए सेल थ्योरी के बारे में हम लोग बात करते हैं और उसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि सेल का डिस्कवरी सारा कुछ कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट थे जो कि क्या कहते थे, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हिम। तो सेल सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर किया था, लेकिन जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था वो लिविंग नहीं नॉन लिविंग सेल था। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ये अपने प्रिमिटिव यानी कि पुराने माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क को रख कर देखा था। कॉर्क क्या होता है, पेड़ का जो छाल होता है उसे हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो पेड़ के जो छाल है उसको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप याद रखिएगा, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखा। तो उस जो छाल था यानी कि जो कॉर्क था उसमें छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए, डब्बे दिखाई दिए, जिससे उन्होंने क्या कह दिया, तो सेल कह दिया। और ये जो देखे थे वो कौन सा सेल था, तो नॉन लिविंग यानी कि डेड सेल था। यानी डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन उसके बाद एंटोन वन ल्यूवेनहुक, जिनको हम लोग सिर्फ ल्यूवेनहुक भी कह सकते हैं, 1674 में विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि इनका जो माइक्रोस्कोप था इसके माइक्रोस्कोप से ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने क्या किया कि ही डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने पॉन्ड के यानी कि तालाब के पानी में कुछ सेल ऑब्जर्व किए जो कि लिविंग थे। उन्होंने बेसिकली क्या ऑब्जर्व किए थे, तो उन्होंने जो हमारा होता है नॉन लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, किस चीज़ में, तो पॉन्ड वाटर में। थर्ड था कौन सा, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सेल के अंदर एक सेंटर में स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। न्यूक्लियस क्या होता है तो इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सेल का पूरा फंक्शन है, जैसे स्कूल का सारा फंक्शन कौन डिसाइड करता है, प्रिंसिपल डिसाइड करता है, वैसे ही सेल का सारा जो फंक्शन है वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है। यानी सेल अगर स्कूल है तो उसका प्रिंसिपल कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही डिसाइड करेगा कब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सारा कुछ न्यूक्लियस डिसाइड करता है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। उसके बाद परकिंजे आए जिन्होंने 1839 में क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सबस्टांस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे परकिंजे ने, और कब, तो 1839 में। अब आप पूछेंगे ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पर जेली लाइक सबस्टांस होता है और भी बहुत तरह के चीज़ सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेल के अंदर जितना भी चीज़ है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज। सेल के अंदर जो भी सबस्टांस है उसके हम लोग सबको एक साथ अगर जोड़कर कहेंगे तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, तो परकिंजे ने टर्म को कॉइन किया था यानी कि दिया था। उसके बाद आता है स्क्लेडन 1838 एंड सॉन इन 1839 गेव सेल थ्योरी। तो 1839 और 1838 में दो साइंटिस्ट, एक का नाम है स्क्लेडन और दूसरे का नाम है सॉन, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था और बताया था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और इन्होंने अपने सेल थ्योरी में क्या बताया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं और जितने भी प्लांट्स होते हैं वे सभी सेल से बने होते हैं। एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो सबसे छोटा यूनिट लाइफ होता है, लाइफ का, वो क्या होता है, सेल होता है। तो सेल थ्योरी अगर पूछा जाए कि किसने दिया था तो आप याद रखेंगे स्क्लेडन एंड स्वॉन ने। और अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सेल थ्योरी तो आप बता दीजिएगा कि ऑल द ऑर्गेनिज्म plants and animal are composed of cell and cell is the basic unit of life। 1855 में वर्चो ने क्या किया था, expanded cell theory by suggesting that the cell arise from pre-existing cell। अब देखिए सेल थ्योरी तो स्क्लेडन एंड स्वॉन ने दिया था, लेकिन उसमें इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके वर्चो ने एक नया सेल थ्योरी बनाया और उन्होंने बताया कि ये तो सही बात है कि जितना भी प्लांट और एनिमल है सेल से बना हुआ है, लेकिन जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, यानी एक सेल ही डिवाइड करके दो सेल बनाता है। तो ये किसने बताया था, तो वर्चो ने बताया था 1815 एंड 5 में कि जितना भी सेल है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितना भी सेल है पहले से वाले सेल से ही बनता है, यानी एक सेल है इससे दो सेल बन गया, फिर ये वाला सेल डिवाइड करेगा फिर दो सेल बन गया। इस तरह से सेल का डिवीज़न होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्योंकि
इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सेल इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग अपने नेक्ड आई से यानी नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम ही क्या होता है, छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। मच्छर को भी अगर शेर बना देना है तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, वो एक बड़ा सा जानवर दिखेगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए माइक्रोस्कोप क्या होता है, अगर एक डिफिनेशन आ गया तो क्या लिखिएगा, दीज आर हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द फाइन डिटेल ऑफ ए वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। यानी इनके ये जो होते हैं ये बहुत हाई रेजोल्यूशन के ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए यूज किए जाते हैं। अब माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप और जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, आइए देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ही कुछ माइक्रोस्कोप होते हैं। यहाँ पर हम लोग रखते हैं अपना जो देखना होता है, ऊपर से देखते हैं। तो देखिए लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो सिंपल स्टूडेंट माइक्रोस्कोप ज़्यादातर जो यूज होता है वो कौन सा माइक्रोस्कोप है, तो लाइट माइक्रोस्कोप ही है। तो कैसे बना होता है, तो इट इज़ मेनी ग्लासेस कंबाइंड टुगेदर। तो इसमें बहुत सारा ग्लास का लेंस कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और इसको तैयार किया जाता है। इसमें बीम ऑफ लाइट का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी कि इसमें ग्लास का यूज़ होता है और साथ में टॉर्च यानी लाइट का यूज़ किया जाता है इसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर रेंज है वो 300 से 500 टाइम है। यानी अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको अगर कितना टाइम बड़ा कर देता है, तो 300 से 500 गुना बड़ा कर कर दिखाता है। कौन सा, तो लाइट माइक्रोस्कोप या फिर से कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद इसको कोई वैक्यूम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए लाइट अगर हमारा एयर में भी टकराएगा तो उसका पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इट इज़ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर मैग्नीफिकेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और इसको यूज़ करने के लिए क्या होता है, और ये क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, तो वैसा मैग्नेट होता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं दिया जाएगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इट यूज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इल्यूमिनेशन। यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको 100,000 यानी कि 1,00,000 से 500,000 यानी कि 5,00,000 गुना बड़ा कर देता है। लेकिन ज़्यादातर यूज़ लाइट माइक्रोस्कोप ही किया जाता है, क्योंकि इसको यूज करना इजी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन फोटोग्राफिक फिल्म और स्किन। यहाँ पर जो इमेज है वो फिल्म पर, फोटोग्राफिक फिल्म पर बनता है या फिर से स्किन पर बनता है। यहाँ पर वैक्यूम होना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर हवा से टकराएगा तो डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इसलिए यहाँ पर जो स्पेस है वो वैक्यूम होना चाहिए, यानी कि हवा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अगर डिफिनेशन आ जाए एग्जाम में तो क्या लिखना है, द कंटेंट ऑफ लिविंग सेल कंटेंट विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग सेल का मेम्ब्रेन कह देते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी चीज़ है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस यानी कि सेल के अंदर जो हेड है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, तो न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है, और साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के अंदर आता है। अब आप पूछेंगे कि सेल के अंदर गोल्गी बॉडी, राइबोसोम भी होता है, तो क्या ये सब हमारा प्रोटोप्लाज्म में नहीं आता है, तो ये सभी प्रोटोप्लाज्म में आता है, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, और जितना भी स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है वो सारा कुछ हमारा प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है। यानी कि सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ है वो सारा कुछ को हम लोग एक साथ क्या कह देंगे, सेल का प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो जेनेटिक डिफिनेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो कि आगे पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जीन क्या होता है, तो जीन क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, डिटरमाइन एन ऑब्जर्वेबल
कैरेक्टर और ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जनरली जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। तो जो जनरली जीन होता है वो डीएनए से बना होता है। देखिए जीन क्या होता है, तो जीन में वो इन्फॉर्मेशन होता है जो कि एक पेरेंट से एक बच्चे में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है वो जीन के अंदर ही होता है। और जीन क्या होता है, डीएनए का ही पार्ट होता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होता है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। जैसे ही आपके जो मान लीजिए कि हेयर का कलर ब्राउन है तो आपके मम्मी से या पापा से कैरेक्टर आया होगा। अगर आपके मम्मी या पापा का हेयर ब्राउन होगा तो आपके पास उनसे कैरेक्टर आया होगा जिसके कारण आपका भी हेयर का कलर ब्राउन होगा। और वो कौन काम किया होगा, तो जीन के मदद से ही हुआ होगा, क्योंकि जीन ही वो इन्फॉर्मेशन रखता है और वो इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि पॉलीमरिक होता है न्यूक्लिक एसिड का। यानी डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक पॉलीमरिक न्यूक्लिक एसिड है। यानी न्यूक्लिक एसिड को से बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आरएनए क्या होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द डीएनए, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए मान लीजिए कि क्या हो सकता है, तो कंपनी है, कोई कंपनी है, उसका सीईओ है जिसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहता है डीएनए, ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता है। तो इसका एक पर्सनल असिस्टेंट होता है आरएनए, जो कि यहाँ से डीएनए से इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है और वो न्यूक्लियस में भी मिल सकता है और न्यूक्लियस के बाहर भी जा सकता है और सेल के अंदर अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन देते रहता है, जो कि डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है आरएनए को, और आरएनए हमारा पूरे सेल तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है कि प्रोटीन कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा प्रोटीन नहीं बनाना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस हमारा होता है नॉन सेलुलर, और दूसरा होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, ये सब कौन है, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आइए समझते हैं। डैट डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी। तो नॉन सेलुलर नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास कोई भी सेल नहीं होता है, जैसे कि वायरस हो गए। वायरस लाइक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टर ऑफ लाइफ। देखिए वायरस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए उसके पास कोई भी लाइफ का कैरेक्टर नहीं है, इसलिए इसको नॉन सेलुलर कहा गया है। लेकिन कब तक इसको नॉन सेलुलर कहा गया है, जब तक ये किसी बॉडी में इंटर नहीं किया है। अगर किसी बॉडी में इंटर कर गया, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंटर कर गया है हमारा वायरस, तो उसको हम लोग सेलुलर कहने लगते हैं, क्योंकि उसमें सारा फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होने लगता है। लेकिन जब शरीर से बाहर आता है तो वह नॉन सेलुलर होता है, क्योंकि वो कोई भी लाइफ का फंक्शन शो नहीं करता है। अब बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसके पास सेल होगा, डैट कंटेन आइदर वन और मेनी सेल इन देयर बॉडीज। यानी इसके पास जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक सेल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सेल भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि प्लांट्स हो गया, जैसे कि एनिमल्स हो गया। अब जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, टू मेन टाइप में डिवाइड किए हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब ये यूकैरियोटिक क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, आइए हम लोग समझ लेते हैं। और यह वाला क्वेश्चन अक्सर 5 मार्क में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस तरह से डिफरेंस वाला पॉइंट याद रखना है पॉइंट वाइज। और एग्जाम में जितना पॉइंट वाइज आंसर लिखिए उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने का चांस रहता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो मीन्स याद रखिए पुराना, और यूकैरियोटिक मतलब कि नया। यानी प्रोकैरियोटिक पुराना सेल है, प्रोकैरियोटिक क्या है, पुराना सेल है, तो इसके पास कुछ कुछ कम चीज़ें रहेंगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक है, नया बना है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ होगा। जैसे मान लीजिए कोई बाइक निकला, तो स्टार्टिंग में जो बाइक आता है वो पुराना है तो उसमें उतना फंक्शन नहीं है, लेकिन उसको ही मॉडिफाई करके फिर और नया जो बाइक बनता है उसमें बहुत सारा फंक्शन आ जाता है। यानी प्रो मतलब पुराना और यूकैरियोटिक नया सेल है। तो अब आइए डिफरेंस बिटवीन समझते हैं।
तो प्रोकैरियोटिक में सबसे पहला पॉइंट है, फिर याद रखिएगा, है प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें प्रिमिटिव यानी कि पुराना और इनकम्प्लीट सेल होते हैं, यानी कुछ कुछ जो सेल के अंदर चीज़ें हैं वो नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन जो है एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल, जो यूकैरियोटिक होते हैं वो एडवांस है और इसमें कंप्लीट सेल होते हैं, सारा ऑर्गन इसमें प्रेजेंट रहता है। सेकंड पॉइंट देखिए, दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यानी प्रोकैरियोट जिस सेल से बने होते हैं उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो जिस सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। जो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके सेल का साइज बहुत कम होता है, 1 से 10 मिलीमीटर होता है, एम मतलब कि मिलीमीटर। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, जनरली 5 से लेकर 100 मिलीमीटर तक हो सकता है। अब जो प्रोकैरियोटिक है इसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, यानी सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो किसे न्यूक्लियस कहते हैं, वो नहीं मिलता है किसमें, तो हमारा इसमें प्रोकैरियोटिक्स में। इट कंटेन सिंगल क्रोमोजोम, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम क्या होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए होता है, यानी डीएनए बहुत बड़ा होता है तो उसको लपेट कर एक धागा जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसको हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। यानी कि कोई बड़ा चीज़ को छोटा करने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे, जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोजोम सिंगल होता है प्रोकैरियोटिक्स में, लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है इसमें मोर देन 1 क्रोमोजोम होता है, यानी 1 से ज़्यादा क्रोमोजोम होता है। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, जो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस नहीं मिलता है। देखिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट दिखाई देता है जिसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फंक्शन इसका होता है। सेल के अंदर प्रोटीन यानी राइबोसोम बनाने के लिए हमको न्यूक्लियोलस का होना बहुत ज़रूरी है, और राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है, यानी अगर न्यूक्लियोलस नहीं रहेगा तो राइबोसोम नहीं बनेगा, और राइबोसोम नहीं बनेगा तो सेल के अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोलस नहीं रहता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसमें न्यूक्लियोलस रहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, तो राइबोसोम बनाता है, आप याद रखिएगा, आगे ऐसे पढ़ने वाले भी हैं। अब देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, तो इसके अंदर मेम्ब्रेन वाला कोई सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं। सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेन होते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक्स में नहीं रहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी एपरेटस आर प्रेजेंट। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, प्लास्टिड हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ये सारा कुछ प्रेजेंट रहता है, और इन सब के बारे में हम लोग आगे एक करके पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। उससे पहले देखिए सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन एंड बडिंग। इसमें सेल डिवीजन बाइनरी फिजन या फिर से बडिंग के द्वारा किया जाता है। बाइनरी फिजन क्या होता है, एक सेल 2 सेल में टूट गया, तो इस तरह से डिवीजन किस में होता है, तो प्रोकैरियोटिक्स में, उनमें ऑर्गेनिज्म में होते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन ओकर बाय माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें सेल डिवीजन माइटोटिक डिवीजन में से होता है या फिर से मियोटिक डिवीजन से होता है। अब माइटोटिक डिवीजन क्या है और मियोटिक सेल डिवीजन क्या होता है इसको आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो माइटोटिक सेल डिवीजन में एक सेल हमारा क्या होता है, 2 सेल में टूट जाता है। लेकिन जो मियोटिक डिवीज़न है इसमें एक सेल हमारा 4 सेल में टूटता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसमें यूकैरियोटिक्स का एग्जांपल कौन कौन है, तो प्लांट सेल हो गया, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल हो गया, फंगस हो गया, ये सारा यूकैरियोट्स का एग्जांपल है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीजन ऑफ सेल, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियाइड के बारे में, ऑर्गेन ऑर्गेनेलिज के बारे में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग 3 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अच्छे तरह से जितना कराया गया है इसका आप नोट्स बना लेंगे, और अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिए, आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अच्छे तरह से इसको अपने कॉपी में लिखकर याद इतना कर लीजिए एकदम अच्छे तरह से। और कोई भी डाउट बचता है तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो कैसा लगा ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।